हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस। जैसे कि आप लोग कुछ दिनों से आईओसीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये आईओसीएल की सीरीज का पार्ट 4 होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नैरो स्टील रूल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेजर ए लार्ज एक्सटर्नल डायमेंशन, बी कीवे एंड स्मॉल डायमीटर, 3 द थिकनेस ऑफ शीट मेटल एंड 4 द डायमीटर ऑफ लार्ज पाइप। नैरो स्टील एक पतला स्टील होता है जिसका इस्तेमाल हम कीवेज, स्मॉल डायमीटर, ब्लाइंड होल्स, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पे हम नैरो स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। और नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है वो अप्रोक्सीमेटली 5 mm होती है, और जो उसकी मोटाई होगी वो अप्रोक्सीमेटली 2 mm होगी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कीवेज एंड स्मॉल डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, what is the primary purpose of a scriber in layout work? A. To measure the dimension of workpiece. B. To hold the workpiece in place. C. To cut metal. And D. To scribe line indicating dimension for machining. स्क्रिबर क्या होता है? एक मार्किंग टूल होता है। स्क्रिबर को हम मार्किंग टूल भी बोलते हैं, और ये वर्क पीस पे मार्क करके चलता है। और अगर हमें किसी वर्क पीस पे कुछ चीज मार्क करनी है तो हम यूज किसका करते हैं? स्क्रिबर का करते हैं। तो स्क्रिबर का प्राइमरी पर्पस क्या हुआ? स्क्रिबर का प्राइमरी पर्पस है टू स्क्राइब लाइन दैट इंडिकेट द डायमेंशन ऑफ अ वर्क पीस। अगर हमें किसी चीज पे एक आकार चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे मशीनिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है, तो हमें एक एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए होता है कि हम किस जगह पे ड्रिल करना चाहते हैं, तो उस समय हम स्क्रिबर का यूज करते हैं। और जो लाइन हम मार्क करते हैं उसी को बोला जाता है स्क्रिबिंग। और स्क्रिबल लाइन थिन होती है और सेमी परमानेंट होती है, दे आर नॉट परमानेंट लाइन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, टू स्क्राइब लाइन इंडिकेटिंग डायमेंशन फॉर मशीनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, what material are scrubber typically made up of? A. Milled steel, B. Stainless steel, C. Cast iron and D. High carbon steel. स्क्रिबर अधिकतर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। बेसिकली जो स्क्रिबर की टिप होती है, हम मार्क किससे करते हैं? हम मार्क स्क्रिबर की टिप से करते हैं। और जो ये टिप होती है यही बनी होती है हाई कार्बन स्टील की, ताकि हमें एक प्रॉपर मार्क मिल सके। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइडर आर प्राइमरली यूज्ड फॉर ए. मेजरिंग एंगल, बी. स्क्राइबिंग आर्क्स, सी. कटिंग शीट मेटल एंड डी. होल्डिंग वर्क पीस। तो डिवाइडर का इस्तेमाल हम आर्क को मार्क करने के लिए करते हैं, यानी आर्क को स्क्राइब करने के लिए। अब डिवाइडर में 2 शार्प पॉइंट होते हैं, ऐसा कुछ ये डिवाइडर होता है। इसके 2 पॉइंट होते हैं और ये काफी ज्यादा शार्प होते हैं। एक पॉइंट को हम सेंटर पे रखते हैं और एक पॉइंट से हम मार्क करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्क्राइबिंग आर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ डेटम? A. To mark the center of a workpiece. B. To hold a workpiece in a place. C. To provide a reference point for measurement. And D. To create a decorative mark on a surface. Datum का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करे। जब हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है तो हम मेजरमेंट को काफी एक्यूरेटली ले सकते हैं, जिससे प्रिसीजन काफी अच्छा बनता है हमारा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू प्रोवाइड अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलिपर आर क्लासिफाइड एज ए डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सी लेआउट टूल एंड डी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कैलिपर एक इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्योंकि कैलिपर की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमने नाप लिया है उस नाप को हम कहीं और इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक स्केल है, हमने कैलिपर की मदद से इस स्केल पे एक माप ले लिया। अब जो ये माप हमने लिया है, जितने भी सेंटीमीटर का नाप लिया है, उसको हमने किसी एक वर्क पीस पे अप्लाई कर दिया। यानी कि हमने जो डायरेक्टली स्टील का नाप लिया था विद द हेल्प ऑफ कैलिपर, तो हमने उस कैलिपर की मदद से एक वर्क पीस का नाप ले लिया। तो ये क्या हुआ? एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट हुआ। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, हम वर्क पीस का नाप ले लें कैलिपर की मदद से और उसको हम नाप सकते हैं स्टील रूल पे। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। कैलिपर को 2 तरीके से डिवाइड करा जा सकता है। दे कैन बी डिवाइडेड अपॉन बेस्ड ऑन देयर ज्वाइंट। 2 ज्वाइंट होते हैं उसमें, एक फर्म ज्वाइंट होता है और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। और दूसरा कैलिपर को डिवाइड करा जा सकता है फ्रॉम देयर लेग्स, इनसाइड लेग और आउटसाइड लेग। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलिपर आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए देयर ज्वाइंट एंड लेग,
बी देयर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सी देयर साइज एंड वेट, एंड डी देयर मटेरियल एंड फिनिश। तो जैसे कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कैलिपर को दो तरीकों से डिवाइड करा जा सकता है, एक तो उनके ज्वाइंट के थ्रू और उनके लेग्स के थ्रू। दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, एक स्प्रिंग टाइप होता है, एक फर्म ज्वाइंट होता है, और दो तरीके के लेग होते हैं, एक इनसाइड लेग होता है, एक आउटसाइड लेग होता है, और एक और यूज होता है कैलिपर में लेग, जिसे हम हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। अब ये बहुत सिंपल चीज है कि इनसाइड लेग से हम इनसाइड डायमीटर नापते हैं, आउटसाइड से आउटसाइड डायमीटर को नापेंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, देयर जॉइंट एंड लेग्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग पंचेस इन लेआउट वर्क? A to measure distance, B to hold workpiece, C to make layout dimension permanent, and D to cut metal। अगर किसी हमें डायमेंशन को परमानेंट करना है या परमानेंट मार्क करना है तो हम यूज करते हैं पंचेस का। स्क्रीबर में क्या हो रहा था? स्क्रीबर में हम नॉन परमानेंट मार्कर यूज कर रहे थे। स्क्रीबर का मार्कर नॉन परमानेंट था, लेकिन जो पंचेस का मार्कर होता है वो परमानेंट होता है। पंचेस आर यूज्ड टू क्रिएट इंडेंटेशन और इम्प्रेशन। तो पंचेस की मदद से हम एक छाप छोड़ते हैं, और जो ये छाप होती है ये परमानेंट होती है। इसकी मदद से हम लोकेशन को मार्क कर सकते हैं, होल को अलाइन कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, टू मेक लेआउट डायमेंशन परमानेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑन अ सेंटर पंच? ए 30 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, एंड डी 45 डिग्री। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, और जो सेंटर पंच का मार्क होता है वो वाइड तो होता है, चौड़ा तो होता है, लेकिन डीप नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है इस पे भी। और इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? ड्रिलिंग की लोकेशन को जांचने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ अ सेंटर पंच? ए लोकेटिंग द सेंटर ऑफ होल्स, बी मार्किंग विटनेस मार्क, सी पोजीशनिंग डिवाइडर, एंड डी मेकिंग लाइट पंच मार्क। तो सेंटर पंच की मदद से हम होल के सेंटर को लोकेट कर सकते हैं। इससे हम मार्क करते हैं कि हम ड्रिल को एग्जैक्ट किस लोकेशन पे करने वाले हैं, और इससे जो डेंट होता है वो ज्यादा डीप नहीं होता है, लाइट पंच होता है इससे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोकेटिंग द सेंटर ऑफ होल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ द पॉइंट ऑन अ प्रिक पंच टिपिकली यूज्ड फॉर पोजीशनिंग डिवाइडर? ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, एंड डी बोथ 2 एंड 3। तो प्रिक पंच के दो एंगल हो सकते हैं, एक 60 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री। प्रिक पंच में जो 30 डिग्री एंगल होता है उसका यूज हम लाइट पंच के लिए करते हैं या लाइट पंच मार्क के लिए करते हैं, और जो 60 डिग्री एंगल होता है उससे हम एक डॉट पंच करते हैं या थोड़ा हार्ड पंच करते हैं। और जो प्रिक पंच की टिप होती है जिससे मार्क होता है वो ज्यादा शार्प होती है एज कंपेयर टू सेंटर पंच, तो इससे जो डेंट होता है वो डीप होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 एंड 3, दैट मीन्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट आर द टू मेजर पार्ट ऑफ अ हैमर? ए हेड एंड ग्रिप, बी फेस एंड पेन, सी हेड एंड हैंडल, एंड डी चीक एंड आई होल। हैमर के दो मेन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है हैंडल। ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये आपका क्या है? हेड है, और ये पार्ट आपका टिल ग्रिप, इसको कहते हैं हम हैंडल। जो हैमर का हेड पार्ट होता है वो फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है, और यही हैमर का मेन वर्किंग पार्ट भी होता है। और जो हैंडल होता है हैमर का वो अधिकतर वुड का बना होता है। अब आजकल फाइबर ग्लास का भी बनता है, और कुछ केसेस में स्टील का भी हैमर देखने को मिलता है। पर इन सब केसेस में कौन से मेन पार्ट रहेंगे इसके? हेड एंड हैंडल। सो ऑप्शन नंबर 3, हेड एंड हैंडल, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वुडन हैंडल इन अ हैमर? ए टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल ग्रिप, बी टू एब्जॉर्ब शॉक, सी टू इंक्रीज द स्ट्राइकिंग फोर्स, एंड डी बोथ ए एंड बी। हैमर में वुडन हैंडल के दो मेन काम होते हैं। पहला काम ये कंफर्टेबल ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा काम ये शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वुड एक नेचुरल शॉक ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी रखता है। जो झटका होता है वुड उसको झेल लेता है, जिससे वाइब्रेशन कम होती है और वाइब्रेशन का इम्पैक्ट कम हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ द हैमर इज यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग? ए पेन, बी चीक, सी फेस, एंड डी आई होल। तो हैमर में हम किस पार्ट से स्ट्राइक करते हैं उस पार्ट को बोला जाता है फेस। फेस जो होता है हैमर का वो बिल्कुल फ्लैट होता है, और इसको किससे बनाया जाता है? फोर्ज्ड कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ये काफी ज्यादा हार्ड होता है, और ये एक मेन इम्पैक्ट फोर्स प्रोवाइड करता है। अभी हम डायग्राम में भी देख लेते हैं इसे। देखिए इस डायग्राम में जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा फ्लैट रहता है, और इसी पार्ट को बोला जाता है फेस। जो इसके अपोजिट पार्ट होता है इसको बोला जाता है पेन। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे फेस इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पेन ऑन अ हैमर? ए टू स्ट्राइक फ्लैट सरफेस, बी टू शेप एंड फॉर्म मेटल, सी टू प्रोटेक्ट द हैंडल एंड डी टू बैलेंस द हैमर। तो हैमर का ये वाला जो पार्ट होता है पेन, इसका मेन काम क्या होता है यही हमें बताना है। तो पेन की मदद से हम मेटल की शेप को चेंज कर सकते हैं या किसी मेटल की फॉर्म को बदल सकते हैं। इसके अन्य काम भी होते हैं, जैसे मेटल पिंस की एजेस को राउंड करना और किसी मेटल की शेप को एक्सपेंड करना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, टू शेप एंड फॉर्म मेटल।